Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you will be fine. Today we will discuss the nomenclature of the coordination compounds. Dear students, nomenclature एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे MCQs भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई भी और एटम या फिर ग्रुप अटैच हो, और सेंट्रल मेटल एटम उस दूसरे ग्रुप के साथ इस सूरत में अटैच होता है जब जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्ट करे एज अ एसिड, ल्यूविस एसिड, और जो हमारा लिगेंड है, मतलब जो अदर ग्रुप ऑफ एटम है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हुआ है, वो क्या है? वो एक्ट करे एज अ ल्यूविस बेस। A compound containing coordinate bond typically between the central metal atom and a number of other atom or a group. So इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और नोमेनक्लेचर मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम नेम कैसे देते हैं वही हमने आज पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये कैसा होता है? डियर स्टूडेंट्स, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द लीविस एसिड एंड द लीविस बेस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लीविस एसिड और लीविस बेस के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही हो सकता है। द एरो बिटवीन द लीविस बेस एंड द लीविस एसिड रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हमें लीविस एसिड और लीविस बेस के बारे में भी समझना होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें तो अट्रैक्शन भी आपस में किस चीज़ की है? लीविस एसिड और लीविस बेस की है। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि लीविस एसिड और लीविस बेस क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लीविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल और आइन विच कैन डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम क्या कहेंगे? लीविस बेस कहेंगे। लीविस बेस क्या होती है? जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब जो कि उसे डोनेट कर सके, उसके पास लोन पेयर मतलब मौजूद होना चाहिए जो कि लीविस एसिड को डोनेट करे। अच्छा, अब उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर होगा जो कि लीविस एसिड होगा। सो लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड लीविस एसिड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इन्हें बनने के लिए, मतलब इन्हें बनाने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। क्या चीज़? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए? दीज आर द लीविस एसिड एंड द लीविस बेस। और लीविस जो लीविस बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो हमें लोन पेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वन इम्पोर्टेंट थिंग। और दूसरा, हमें उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एक वैलेंस शेल की ज़रूरत पड़ेगी। So these are the two important things to form the coordinate compound or a coordinate complex. Hope you will understand what is the coordination compound and how coordination compound will form, and what is the role of acid and base in the formation of coordination compounds. Now, dear students, here are some examples of the Lewis एसिड्स एंड द लीविस बेसेस। सो आपने इन्हें अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नंबर 1, सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स लाइक NaCl। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा है जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में
ब्रेक डाउन करवाया जाता है तो वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, मतलब हमें आइंस फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और ये NaCl क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है। तो क्या हुआ कि एक तो हमारी ये टाइप हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की, दैट इज़ द सिंपल सॉल्ट। नंबर 2 डबल सॉल्ट को हम मिक्स सॉल्ट भी कहते हैं। मिक्स सॉल्ट मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट कंबाइन होकर एक मिक्स्ड सॉल्ट बनाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट। माय डियर स्टूडेंट, मोहर सॉल्ट बनता है फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट। जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ये दो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, जब ये मिक्स होंगे तो ये इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द मिक्स्ड सॉल्ट और अ डबल सॉल्ट। क्योंकि इस कंपाउंड में दो सॉल्ट अब मौजूद हैं तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, मिक्स सॉल्ट और अ डबल सॉल्ट। जब इस मोहर सॉल्ट को वाटर में डाला जाता है, मतलब एक्वस मीडियम में डाला जाता है, तो हमें फ्री आयन मिल जाते हैं। जैसे Fe2 पॉजिटिव, SO4 2- इसी सॉल्यूशन में मौजूद होगा, इसी तरह Na3 इस सॉल्यूशन में मौजूद होगा। तो मतलब जो हमारे डबल सॉल्ट्स हैं या मिक्स सॉल्ट हैं, इनसे हमें फ्रीली अवेलेबल आयंस मिल जाते हैं। और नंबर 2 पे इसकी एक और अच्छी सी एग्जांपल है, दैट इज़ द पोटाश एलम। Potash alum is the most important fact. The most important fact about the potash alum is K2SO4, that is the monovalent, and Al2SO4 taken thrice trivalent. तो इन्हें भी जब हम वाटर में ब्रेक डाउन करवाएंगे, मतलब जब इन्हें एक्वस मीडियम में डाला जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें फ्रीली आइंस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 पे जो हमारी टाइप है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा सिंपल सॉल्ट्स और मिक्स्ड सॉल्ट। हमें जो सिंपल सॉल्ट्स थे वहाँ पर भी हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस मिल रहे थे जो कि फ्रीली अवेलेबल थे। उसी तरह हमने जब डबल सॉल्ट्स में देखा तो वहाँ पर भी, जैसे हमने मोर सॉल्ट की एग्जांपल ली, वहाँ पर हमें Fe2 पॉजिटिव, SO4 2- NH3 ये सारे आइंस हमें फ्रीली अवेलेबल मौजूद थे, हमारे सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में फ्रीली अवेलेबल आयंस मौजूद नहीं होते। नॉट फ्रीली अवेलेबल आयंस आर प्रेजेंट्स इन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। मतलब जब इसे एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो हमें कोई भी फ्रीली अवेलेबल आयन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है इसकी K4FeCN6, इट इज़ S ब्लॉक एलिमेंट, सो इट विल मेक एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें कोई भी फ्रीली अवेलेबल आयन, जो मतलब एक्वस सोल्यूशन में हमें फ्री आयंस ना दे सकें, तो ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है और MCQ इसमें से भी आ सकता है। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टाइप्स थी कि सिंपल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स और मिक्स सॉल्ट। अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया हो तो उसमें से मतलब उसमें जो भी चीज़ें मौजूद हैं हमें उनका पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरह से लिखा जा सकता है, और उसमें जो मुख्तलिफ जो हमारे एटम्स मौजूद हैं या कोई भी और चीज़ें इसमें मौजूद है तो हम उन्हें किस तरह से नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ये एक्ट करता है एज अ एसिड, लेविस एसिड, और जो हमारा लिगेंड है वो एक्ट करता है एज अ लेविस बेस। तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर आपने फ़ौरन से, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में आ भी सकता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करती हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद जो भी चीज़ें हैं ना, कोई भी कंपाउंड मौजूद है, कोई भी सॉल्ट मौजूद है, कुछ भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट में चीज़ है ना, स्मॉल ब्रैकेट में जो एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद है तो उसे हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो मौजूद है इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हियर साइनाइड एक्ट एज अ लेविस बेस। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है FeCN6 की,
तो यहाँ पर जो CN है, जो साइनाइड है, ये हमारा लेविस बेस है, जबकि जो फेरस है दैट इज आवर लेविस एसिड. द नंबर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. Fe मैंने आपको बताया कि ये हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो द एंटाइटी इनसाइड द ब्रैकेट आर मेड ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. द स्क्वायर ब्रैकेट एंटाइटी जनरली डज नॉट ब्रेक इन एक्वस सोल्यूशन. ये बात हो रही है हमारे कोऑर्डिनेट सॉल्ट की, कि ये वाटर में जो जब हम इसे डालते हैं तो हमें एक तो 4K पॉजिटिव मिलेगा. यहाँ पर एग्जांपल है K4FeCN6 की. जब इसे एक्वस मीडियम में डाला गया तो हमें 4K पॉजिटिव मिला, साथ में FeCN6. ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारी स्क्वायर एंटाइटी मौजूद थी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मौजूद थी, ये ब्रेक नहीं हुई. तो ऐसे सॉल्ट्स जिनकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एक्वस मीडियम में ब्रेक ना हो तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स. ठीक है. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड. ठीक है. लिगेंड की बेस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड. दीज आर होमोलैप्टिक्स एंड हेटेरोलैप्टिक्स. होमोलैप्टिक क्या होंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड अटैच है वो एक ही तरह का है, मतलब एक ही टाइप का है. अगर वो साइनाइड है, अगर साइनाइड का 2 मॉलिक्यूल हैं या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, तो है तो वो साइनाइड. इट मीन्स कि दैट इज द होमोलैप्टिक. एग्जाम्पल इज K4FeCN6. Here Fe is the central metal atom and cyanide CN is the ligand. सो यहाँ पर जो CN है वो टोटल 6 हैं, मतलब एक ही तरह का लिगेंड मौजूद है. तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें होमोलैप्टिक लिगेंड्स कहा जाता है. और दूसरी टाइप होती है हमारी हेटेरोलैप्टिक. हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स अटैच हों, जैसे NH3, Br, इस तरह के, मतलब काफ़ी टाइप के एक ही तरह के. जैसे हमने होमोलैप्टिक में पढ़ा, वहाँ पर साइनाइड के ही 6 मॉलिक्यूल्स अटैच थे सेंट्रल मेटल एटम के साथ. लेकिन हेटेरोलैप्टिक में ऐसा नहीं होता. यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं. ठीक है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एक और इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ आ जाते हैं. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर होता है 3. द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर classified into 3 types on the basis of charge. ठीक है. These are the positively charged, these are the negatively charged and these are the neutral. My dear students, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है? बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास MCQ अगर आता है तो वहाँ पर जो आपको पता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहा जाता है ना. स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी मौजूद है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहा जाता है. तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होगा वही हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चार्ज होगा. ठीक है. अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है. अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेगेटिवली चार्ज्ड होगा. और अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज मेंशन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, सो इट विल बी द न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज. So there are 3 types of the coordination compounds on the basis of charge. These are the positively charged, these are the negatively charged and neutral. So now नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमें ये पता चल गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं. दीज आर दी होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक.
ठीक है। उसके बाद हमने इन्हें क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज एंड दीज आर द न्यूट्रल। सो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फुल पता भी चल गया कि अगर हमारे पास रिटन फॉर्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा गया हो, कुछ मतलब हमें दिखाया गया हो, तो हम वहाँ बता सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्बिनेशन होता है लिविस एसिड और लिविस बेस का। यहाँ पर जो लिविस एसिड होती है वो हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम, जिसके साथ हमारे लिगेंड्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो हमें नेम कैसे देना है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को? डियर स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देने के। सो नोट देम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपके पेपर में लाजमी तौर पर आ सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसे हमने नेम कैसे देना है? डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑलवेज नेम द कैटाइन फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जिस तरह का भी है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो न्यूट्रल है, सबसे पहले हमने कैटाइन को नेम देना है। ठीक है, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है उस सबसे पहले हमने उसका नाम देना है। ठीक है। नंबर 2, इफ़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, जो भी है, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। उसके बाद हमने क्या, उस लिगेंड जो हमारा कैटाइन सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, जिसे लिगेंड कहा जाता है, अब हमने बताना है कि उस लिगेंड की तादाद कितनी है, उसके कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इफ़ देयर इज़ 1 मॉलिक्यूल वी से मोनो, इफ़ देयर आर 2 सो वी विल सेड डाई। इसी तरह अगर 3 हैं तो ट्राई, अगर 4 हैं तो टेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद हमने लिगेंड का नाम देना है। ठीक है, लिगेंड अगर हमारे पास अमोनिया है तो उसे हम अमाइन कहेंगे, अगर हमारे पास वाटर है तो हम उसे एक्वा कहेंगे, अगर हमारे पास CN है तो उसे हम साइनाइड कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देना है? लिगेंड का नाम देना है। इफ़ मोर देन 1 लिगेंड एग्जिस्ट, राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड्स मौजूद हैं तो उन्हें हम नेमिंग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स में जो वर्ड सबसे पहले आता है, अगर हमारे लिगेंड का नाम उससे है तो हम उसे पहला नाम देंगे, और जो हमारा दूसरा लिगेंड है उसे हम दूसरे नंबर पे नाम देंगे। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अमाइन ग्रुप है और कोबाल्ट है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अमाइन अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स में मतलब अमाइन A से शुरू होता है और अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में A सबसे पहले आता है, तो हम उस लिगेंड को सबसे पहले नाम देंगे। उसके बाद कोबाल्ट C मतलब A के बाद आता है तो उसे दूसरा नाम दिया जाएगा। ठीक है। देन राइट द नेम ऑफ मेटल फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद हम जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम अटैच है लिगेंड के साथ उसे नाम देंगे। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम किस तरह दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती होगी, अगर नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में राइट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है। फाइनली राइट द नेम ऑफ एनाइन। उसके बाद जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एनाइन मौजूद है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारा एनाइन मौजूद है उसे नाम देना है, सबसे एंड पर उसे नाम देना है। ठीक है, और यह जो हमारा एनाइन होता है उसके नंबर शो नहीं करने, जैसे हम सेंट्रल मेटल एटम के नंबर शो करते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ठीक है, या फिर जो हमारा लिगेंड होता है उसके हम बताते हैं कि इतने लिगेंड मौजूद हैं, ट्राई है, डाई है, टेट्रा है। जो हमारा एनाइन है ना उसके हमने नंबर्स नहीं शो करने। ठीक है, अगर आप इसके नंबर शो कर बैठते हैं तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके आपने नंबर शो नहीं करना। जो एनाइन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद है उसका नंबर कभी भी शो नहीं करते और इसे सबसे एंड पर नाम देते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने यहाँ पर रूल्स आपके साथ शेयर किए कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम दिया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको फुल इंट्रोडक्शन दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या
कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है और इनमें लीविस एसिड और लीविस बेस का क्या रोल है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्ट करता है एज अ लीविस एसिड, और जो हमारे जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच उन्हें हम कहते हैं लीविस बेसिस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट थिंग्स बताई कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास लॉन पेयर मौजूद होना चाहिए, दूसरा हमारे पास लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैलेंस शेल मौजूद होना चाहिए, और वो वैलेंस शेल हमारे लीविस एसिड्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासीफाई करके बताया कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दीज आर दी मोनोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। मोनोलैप्टिक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिगेंड्स होते हैं जिनमें सेम टाइप के लिगेंड्स मौजूद हों, जैसे CN6 है उसमें 6 के 6 CN मतलब साइनाइड मौजूद हैं। अगर हमारे पास CO5 है तो सारे के सारे जो हमारे CO मौजूद हैं हमारे पास, है ना। अगर H2O टेकन ट्वाइस है तो हमारे पास दोनों एक्वा है ना। ये थे हमारे मोनोलैप्टिक। उसके बाद मैंने आपको हेटेरोलैप्टिक बताया जिनमें डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हों, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोलैप्टिक। जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें दो लिगेंड मौजूद हैं, एक्वा और अमोनिया, दीज आर द टू सेपरेट लिगेंड, दीज आर द सेपरेट बेसिस, सो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज एंड दीज आर द न्यूट्रल। और वो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर नेम्स कैसे देने हैं, नेम्स को नेमिंग देने के लिए जो रूल्स होते हैं मैंने आपके साथ वो शेयर किए। डियर स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको सिंपली सारा कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे और उन्हें मुख्तलिफ टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके साथ शेयर करूंगी और इन्हें हम नेमिंग देंगे और मज़ीद अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू so much for watching. Till then, Allah Hafiz. Goodbye.